हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आप सबने कभी न कभी कहीं न कहीं सर क्रीक या कोरी क्रीक के बारे में सुना होगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद होता है, खासकर सर क्रीक को लेके, उसके बारे में भी निश्चित तौर पे सुना होगा। हाल ही में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो विजयदशमी के मौके पे गए हुए थे और उन्होंने सर क्रीक पे पाकिस्तान का जो इस समय बढ़ता हुआ इंटेलिजेंस है उस पे दो टूक सुनाते हुए कहा कि यहां पे सर क्रीक पे जो पाकिस्तान की गतिविधि है उसको काबू करना चाहिए, वरना इसके परिणाम क्या होंगे, सख्त होंगे। अब बात सर क्रीक की हो रही है तो हमें सर क्रीक विवाद को भी समझना होगा और थोड़ा सा इन डेप्थ समझना होगा, क्योंकि कई बार सर क्रीक को लेके बच्चों में कुछ कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की एक डिमांड है, भारत की एक डिमांड है, इन दोनों के बीच में बहुत से इश्यूज हैं। हम आज विस्तार से बात करेंगे कि क्या इश्यूज हैं, है ना, और पाकिस्तान क्या कहता है सर क्रीक को लेके, भारत क्या कहता है सर क्रीक को लेके, और आजादी से पहले स्थिति क्या थी, सीन क्या था, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बताते चले कि चर्चा में क्यों है। आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों ने बाकायदा कवर किया हुए सर क्रीक को कि वो मार्शलैंड जो इस समय बोन ऑफ कंटेंशन है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऐसे तो देखा जाए तो कश्मीर या उसके आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा बातें होती हैं, है ना, लेकिन ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे इस दौरान, मतलब हम 90 के दशक की बात करें तो बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन कोई बहुत ही जिसे कहते हैं सघन चर्चा नहीं हुई। इस कारण भी कई बार सर क्रीक साइड हो जाता है। इसी पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। बस बताते चलूं कि स्टडी IQ के जो फास्ट ट्रैक बैचेस है 2026 के लिए, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। 11 अक्टूबर से बैच की शुरुआत हो रही है और ये जो बैच है ये इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। विकास लाइव कोड जो रन कर रहा है इसका इस्तेमाल कीजिएगा। नीचे एक फॉर्म भी होगा, उस फॉर्म को भर के भी आप वहां पे बाकी डिटेल से जुड़ सकते हैं, अवगत हो सकते हैं। फास्ट ट्रैक बैच 2026 के लिए टारगेटेड फास्ट ट्रैक बैच है। तो अभी भी अगर आप ऐसा लग रहा है आपको कि ट्रेन आपकी छूट गई है, तो ट्रेन ये है आपके लिए, जो लास्ट ट्रेन है जो आपको पहुंचाएगी 2026 तक। जुड़ने की डिटेल्स आप नीचे या हमारे ऐप पे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़े, यहां पे बात होगी आपसे। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो गुजरात के भुज सैन्य स्टेशन पे जब विजयदशमी के मौके पे गए हुए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, तो उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए क्या कहा कि सर क्रीक सेक्टर में किसी भी दुस्साहस का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेके राजनाथ सिंह जी की बात की जाए, सेना अध्यक्ष की बात की जाए, दोनों लोग एक इशारा दे रहे हैं कि शायद भारत उस दिशा में सोच सकता है। क्यों? क्योंकि इस बार तो भारत को किसी का दबाव भी नहीं है और अपने मन मुताबिक वो शायद पाकिस्तान के खिलाफ अभियान छेड़ सकता है। खैर, अगर बात की जाए सर क्रीक की, आप यहां पे देख सकते हैं ये जो बीच का पार्ट है ये सर क्रीक है, ये पूरा रेड और ग्रीन लाइन को अगर स्किप कर दीजिए तो जो बीच का पार्ट है, ठीक है, जो बीच का पार्ट है, ये जो पार्ट है ये दरअसल सर क्रीक है। इसमें देखिए जो ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट वो पार्ट है जिसको पाकिस्तान कहता है कि वहां के अंदर का, मतलब इसके इधर का पूरा पार्ट जो है वो पाकिस्तान के सिंध के क्षेत्र में, यानी पाकिस्तान के कब्जे में। भारत कहता है कि नहीं, सर क्रीक का जो डिवीजन वो यहां से होना चाहिए, जो बीच में रेड वाली लाइन है। अब इसमें विवाद है, ये क्यों है, इस पर भी हम आएंगे। तो फिलहाल ये सर क्रीक है जो 96 किलोमीटर लंबा सर क्रीक एक विवादित सीमा है ना। बेसिकली एक एस्चुरी है, इसको लेकर बड़ा ही विवाद है कि पाकिस्तान किसी और कानून को साइड करता है, भारत किसी और कानून को साइड करता है। दरअसल क्या बात है, हम उस पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं, बात क्या है, सर क्रीक विवाद क्या है। तो क्या है, गुजरात के कच्छ के रण में दलदली क्षेत्रों में 96 किलोमीटर लंबा ज्वारी जलमार्ग है, ठीक है। बेसिकली एक एस्चुरी है जो भारत के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच में क्या बनाता है, सीमा बनाता है और अरब सागर में जाके खुलता है। हम इस पर विस्तार से आएंगे, हम इस पर बेसिकली बात करेंगे जहां पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। क्या है, यह दोनों देशों के बीच में सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है, लेकिन समुद्री सीमाओं की परस्पर विरोधी व्याख्याओं के कारण इस पर नियंत्रण अभी भी अनसुलझा है। एक व्याख्या जो पाकिस्तान करता है आजादी से पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई, दूसरी व्याख्या जो भारत करता है UNCLOS जो यूएन क्लोज है उससे जुड़े एक जो सिद्धांत है उसको लेके। सिद्धांत क्या, थलवेग की बात हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले से इसको बाण गंगा कहा जाता था, कुछ जगह पे वण गंगा या वन गंगा भी दिख के आता है। बेसिकली बाण गंगा इसको कहा जाता था और औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश अधिकारी के नाम पे इसका सर क्रीक कर दिया गया। हालांकि क्रीक का अपना भी अर्थ होता है। अब देखिए, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था तो एनसीईआरटी में पहली बार सर क्रीक के बारे में जब मैंने पता, तो बेसिकली वो जो दो स्थल के बीच में जो गाद रूपीय संरचना होती है ना, उसको लेके भी कई लोग क्रीक का नाम देते हैं। खैर, हम बात करें इसकी बात पे, तो क्या है,
डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं कि विवाद शुरू कहां से होता है। तो 1913-14 के बीच में, उस 1913-14 के समय की अगर बात करूं तो जो कच्छ का भाग है और जो सिंध का भाग है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था, ठीक है। तो 13-14 में सर्वे किए गए और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने एक प्रस्ताव जारी किया। इस प्रस्ताव में क्या कहा गया कि सरक्रीक एक दलदली जगह है जहां से जहाज नहीं गुजर सकता, दलदली जगह है, जहाज नहीं गुजर सकता, इसलिए इसकी सीमा के बीच से नहीं बल्कि किनारे से यानी कि ईस्टर्न बैंक से तय होगी। वही जो रेड वाला पार्ट में बता रहा था ये ईस्टर्न बैंक से तय होगी, उस वाले से नहीं जिसको भारत कह रहा है। याद करेगा 1913-14 की बात बता रहा हूं, ठीक है, नहीं बल्कि किनारे से ईस्टर्न बैंक से तय होगी। इसका परिणाम यह हुआ कि सरक्रीक का पूरा हिस्सा सिंध की तरफ चला गया, सरक्रीक का पूरा हिस्सा सिंध की तरफ चला गया। 1913-14 की बात। आजादी के बाद भारत पाकिस्तान इसी फैसले पे क्या कहते हैं विवाद कर रहे थे। पाकिस्तान 1913-14 के फैसले के साथ आगे जाना चाहता है, ठीक है। तो भारत ने कहा कि यह सीमा तो खाड़ी के बीच यानी कि मिड चैनल से होनी चाहिए। भारत ने इसके लिए क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कानून जो है ना, और संयुक्त राष्ट्र की जो संधि है जिसको UNCLOS कहते हैं, इसका एक सिद्धांत है जिसको हम क्या कहते हैं, यहां पे होगा थालवेग सिद्धांत। थालवेग सिद्धांत क्या कहता है, थालवेग सिद्धांत कहता है कि अगर कोई नदी या खाड़ी दो देशों के बीच है तो सीमा सामान्य रूप से उसके बीच में ही तय की जाएगी। लेकिन यहां पे एक ट्रिविया यह है कि नदी या खाड़ी की जब हम बात कर रहे हैं तो मुद्दा यहां पे आके फंसता है कि ये जो नदी या जो खाड़ी है ये गमनीय है कि नहीं, यहां से जाया जा सकता है कि नहीं, इसको लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये उनके लिए बात होता है जो गमनीय है, जहां से जाया जा सकता है। यहीं पे पाकिस्तान ने क्या कहा कि चूंकि ये नेविगेबल नहीं है, यहां से जाया नहीं जा सकता है, एक दलदली जमीन है, इसलिए ये सिद्धांत इस पे लागू नहीं होगा, क्योंकि थालवेग इस पे ही लागू होता है। थालवेग UNCLOS के तहत एक सिद्धांत है जो अंतरराष्ट्रीय जो विवाद है, जो वाटर बॉडीज को लेके उन पे अपनी बातों को रखता है। भारत ने क्या कहा, भारत ने कहा कि जो टाइड्स आते हैं, जो ज्वार भाटे की बात है, ज्वार भाटा आते जाते रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र का नेचर बदलता रहता है। यह केवल दलदली जमीन नहीं रह जाती, इससे जहाज भी गुजर सकते हैं, तो किनारे की सीमा तय करने का कोई मतलब नहीं। शॉर्ट में 1913-14 में बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसके अंडर में सिंध और अपने जो कच्छ दोनों शामिल थे। आजादी के बाद सिंध चला गया पाकिस्तान में, कच्छ भारत में रह गया। लेकिन 1913-14 में जब एक सर्वे हुआ तो सर्वे के तहत यह माना गया कि ये जो बॉर्डर वाला एरिया है, ये जो ईस्टर्न बाउंड्री है, जो दरअसल भारत के जो कच्छ है उससे सटी हुई है, उसके इधर का मतलब ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट जो है, ये सरक्रीक का जो है, ये सिंध के हवाले होगा, ठीक है। पाकिस्तान इसी को मानता है। भारत ने क्या कहा, मैं आपको फिर से इसको इरेज करके दिखा देता हूं कि भारत ने क्या कहा, ठीक है। भारत ने क्या कहा, भारत ने कहा कि नहीं, अगर हम UNCLOS की माने और थालवेग सिद्धांत की माने तो जो इसका एग्जैक्टली बीचों बीच वाला भाग है, इसके इधर वाला भारत का और इसके इधर वाला पाकिस्तान का होगा। वो जो बीच का 96 किलोमीटर की मैंने बात की, उसमें जो बीचों बीच का भाग है भारत उसको क्लेम करता है, पाकिस्तान कहता नहीं, जो भारत से सटी हुई, कच्छ से सटी हुई पूरी बात है, ये पूरा पाकिस्तान के अंडर में। तो इसको लेकर लगातार विवाद होता आया है, ठीक है। चलिए, विवाद को सुलझाने की कभी हुई कोशिश हुई, बिल्कुल कोशिश हुई। अच्छा, एक चीज और बता दें, जब हम UNCLOS की बात करते हैं तो उस समय यह कहा गया कि जिन भी देशों के बीच में इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा जल विवाद है 2009 तक सुलझा ले, वरना वो अंतर्राष्ट्रीय जो जल क्षेत्र है उसमें चला जाएगा। भारत का सुलझ पाया नहीं, क्योंकि भारत पाकिस्तान इसको द्विपक्षीय मुद्दा मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं मानते। ये अभी तक सुलझा नहीं है। खैर, क्या है, इस संधि के तहत सभी देशों को अपने समुद्री विवाद को 2009 तक, यानी कि जो समुद्री कानून था UNCLOS जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 2009 तक सुलझा लेने थे, अन्यथा विवादित क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र घोषित कर दिए जाने की बात कही गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र हो जाएगा, भारत पाकिस्तान किसी का कब्जा नहीं होगा। लेकिन भारत पाकिस्तान UNCLOS के सदस्य होने के हुए भी सरक्रीक को द्विपक्षीय बात बताते हैं और इस विवाद को किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नहीं ले जाना चाहते, आपस में सुलझाना चाहते हैं। और हम सबको पता है कि भारत पाकिस्तान जब भी एक साथ बैठे हैं तो आपस में हर मुद्दे को सुलझा चुके हैं, है ना, तो इसलिए सुलझा नहीं है। खैर, तो साल 2015 तक दोनों ही देशों के बीच इसको हल करने को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। 1995 2005 में काफी आगे तक बात बढ़ी भी थी, लेकिन मामला फंस गया और अभी तक किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा चुका है। तो अभी भी क्या है, गले की हड्डी दोनों के लिए बना हुआ है, ठीक है। जब हम इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक बात और है, वो इसके महत्व को लेके है। इसके महत्व की जुड़ी बातों पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि इसका महत्व क्या है ना। देखिए, पहली बात तो इसका सामरिक महत्व क्या है, हम सबको पता है। भारत पाकिस्तान की भी जितनी भी जगहें होती हैं उनका सामरिक महत्व होता है।
स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस होता है, कोई भी अपनी जगह क्यों छोड़े। लेकिन ये मछली पालन के लिए एक बड़ा क्षेत्र है। मैं मछली पालन की बात करूं तो बहुत ज्यादा मछलियां मिलती हैं, और इस प्रकार के कोई भी जो बाउंड्री एरिया होता है ना, आप देखेंगे वहां पे मछली पालन के लिए वो अद्भुत क्षेत्र होता है। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि वो जो गैस वगैरह का जो उत्खनन है, तो गैस वगैरह के लिए जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो सकता है। और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात की जा रही है, तो भारत के EEZ के तहत वो एक इंपॉर्टेंट लोकेशन हो सकती है। ठीक है, सामरिक, आर्थिक और स्ट्रेटेजिक तीनों मोर्चों पे जो सरक्रीक का पार्ट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इस कारण जो भारत की सरकार है वो इसमें अपने किसी भी पार्ट को पाकिस्तान के तहत नहीं जाने देना चाहती। तर्क भी यही कहता है कि क्यों जाए भाई, जब जो अंतर्राष्ट्रीय संधि के जो नियम है, जो वास्तविकता में लागू होने चाहिए, उसके तहत तो भारत का पार्ट वो जो बीच वाली लाइन है जिसको मैंने मैप पे दिखाया था, तो क्यों हम पाकिस्तान के 1913-14 जो आजादी से पहले का जो अब हर तरीके से नगण्य हो चुका है उस बात को हम माने। तो ये विवाद है, इसी पे चल रहा है, इसी पे कट्टर झोंझो भारत पाकिस्तान के बीच में हो रही है। चलिए, ये कुछ मिला के विषय था। मैं बस बताता चलूं कि हिंदी साहित्य का जो सितंबर बैच है, ठीक है, 8 अक्टूबर को इस बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएगा। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये बैच जो है ये शुरू हुआ है किससे? तुलसीदास से। इस बैच से जुड़ने के लिए आपको एज अर्ली एज पॉसिबल जुड़ जाना है हिंदी साहित्य के इस बैच से। ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल आप इसमें जुड़ जाएंगे। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए। बात होगी, मुलाकात होगी, डिस्कशन होगा यूपीएससी को लेकर, ऑप्शन को लेकर और बाकी विषयों को लेकर। बाकी एक छोटा सा प्रश्न है, बताते जाइएगा कि अभी तो हमने सरक्रीक की बात की, कोरी क्रीक के बारे में आपकी क्या राय है, और कोरी क्रीक कहां अवस्थित है, और कोरी क्रीक से जुड़ा विवाद क्या कहता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर देते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।